नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 100 साल के सफर की एक गहरी पड़ताल करेंगे। 1925 में नागपुर की एक छोटी सी बैठक से ये संगठन शुरू हुआ था, सिर्फ 5 लोगों से। हाँ, बिल्कुल। और आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन होने का दावा करता है। तो ये सफर, ये कैसे हुआ? ये सवाल ही सबसे अहम है। तो आज की हमारी चर्चा का जो आधार है वो द एवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द आरएसएस नाम के दस्तावेज के कुछ अंश है, और हमारा मकसद है कि हम इसके बनने, बिगड़ने और फिर एक जबरदस्त वापसी करने की कहानी को समझें। मतलब इसके पूरे सफर को, इसके ढांचे को, इसकी कार्यप्रणाली को। हाँ, और समय के साथ इसकी सोच में जो बदलाव आए हैं उनको भी टटोलेंगे। बिल्कुल। और इस कहानी को समझने के लिए मुझे लगता है हमें शुरू करना होगा उस एक दिन से जिसने संगठन को हमेशा के लिए बदल दिया। 30 जनवरी 1948। हाँ, महात्मा गांधी की हत्या का दिन। हमारे स्रोत बताते हैं कि जब महात्मा गांधी को गोली मारी गई तब आरएसएस के जो प्रमुख थे एमएस कोलवलकर, वो चेन्नई में थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि हत्यारा नाथूराम गोडसे कभी आरएसएस का सदस्य रह चुका था, वो तुरंत समझ गए कि संगठन पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बिल्कुल। और उनका जो पहला रिएक्शन था वो बहुत तेज था। उन्होंने फौरन प्रधानमंत्री नेहरू और गृह मंत्री पटेल को टेलीग्राम भेजे, अपनी संवेदना जाहिर की। एक तरह से डैमेज कंट्रोल की कोशिश। हाँ, और साथ ही देश भर की शाखाओं को निर्देश दिया गया कि 13 दिनों तक कोई कार्यक्रम ना करें, मतलब शोक मनाएं। लेकिन जाहिर है वो काफी नहीं था। सरकार का दबाव बहुत ज्यादा था। वो कोशिश नाकाफी साबित हुई। 2 फरवरी 1948 को गोलवलकर को गिरफ्तार कर लिया गया और आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ एक दिलचस्प बात है। गिरफ्तारी के बाद गोलवलकर ने अपने स्वयंसेवकों को एक संदेश भेजा था। हाँ, उन्होंने कहा था, संदेह के बादल छट जाएंगे और हम बिल्कुल बेलाग बाहर निकलेंगे। इसमें एक गजब का आत्मविश्वास दिखता है, जबकि संगठन का भविष्य ही दांव पर लगा था। और उनका ये आत्मविश्वास वो सही साबित हुआ। करीब 1.5 साल बाद 11 जुलाई 1949 को आरएसएस से प्रतिबंध हटा लिया गया। और मेरे ख्याल से यहीं से आरएसएस की कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। बिल्कुल। ये वो दौर था जब संगठन ने हार मानने के बजाय अपनी पूरी रणनीति ही बदल दी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह से आरएसएस 2.0 की शुरुआत थी। गोलवलकर को ये एहसास हो गया था कि सिर्फ शाखाएं लगाकर देशव्यापी प्रभाव बनाना वो मुश्किल है, खासकर जब आप पर राजनीतिक हमले हो सकते हैं। हाँ, प्रतिबंध ने उन्हें यह सिखाया। तो रणनीति बनी कि सीधे संघ का विस्तार करने के बजाय समाज के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग संगठन बनाए जाएं। अच्छा, तो ये सिर्फ विस्तार नहीं था, ये एक तरह से पूरे समाज में अपनी जड़ें फैलाने का एक बहुत सोचा समझा प्लान था। बिल्कुल। सीधे आरएसएस का झंडा लेके जाने के बजाय हर क्षेत्र के लिए एक स्पेशलिस्ट टीम बना दी। एक क्लासिक हब एंड स्पोक मॉडल जैसा। हाँ, आप इसे सोशल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया एक हब एंड स्पोक मॉडल कह सकते हैं। आरएसएस हब यानी केंद्र बन गया जो वैचारिक ऊर्जा देता था, और बाकी संगठन स्पोक्स की तरह समाज के अलग अलग हिस्सों में काम करने लगे। बिल्कुल। और इसी मॉडल के तहत कई जाने माने संगठन बने, जैसे छात्रों के बीच काम करने के लिए 1948 में ही एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हाँ, और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। बिल्कुल। 1952 में आदिवासी समुदायों के लिए वनवासी कल्याण आश्रम। उसी साल शिक्षा के क्षेत्र में पैड बनाने के लिए गोरखपुर में पहला सरस्वती शिशु मंदिर। और फिर 1966 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना। हाँ, ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश थी जहां हर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित एक संगठन मौजूद हो। तो गोलवलकर ने न सिर्फ संगठन को बिखरने से बचाया, बल्कि उसे एक ऐसा रूप दे दिया जो पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली था और ज्यादा लचीला भी। सही बात है। लेकिन इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए एक मजबूत अंदरूनी ढांचा भी तो चाहिए होगा। ये मशीन आखिर चलती कैसे है? इसका ढांचा काफी दिलचस्प और सेंट्रलाइज्ड है। मतलब केंद्र से नियंत्रित होता है। सबसे ऊपर होते हैं सरसंघचालक, जो संगठन के दार्शनिक और मार्गदर्शक होते हैं। हाँ, और एक रोचक तथ्य ये है कि ये पद आजीवन होता है और सरसंघचालक ही अपना उत्तराधिकारी चुनता है। हमारे स्रोत में 2018 का मोहन भागवत का एक बयान भी है जो इस पद की ताकत को साफ करता है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, मेरे बाद सरसंघचालक कौन होगा ये मेरी मर्जी पर है, और मैं सरसंघचालक कब तक रहूंगा
ये भी मेरी मर्जी पर है। ये तो किसी कंपनी के सीईओ से भी ज्यादा अधिकार लगता है। एक तरह से हाँ, क्योंकि यहाँ कोई चुनाव या वोटिंग नहीं होती। ये एक परंपरा पर आधारित है, लेकिन संगठन को रोजमर्रा के स्तर पर चलाने की जिम्मेदारी सरकार्यवाह की होती है, जिन्हें आप संगठन का सीईओ या कार्यकारी प्रमुख कह सकते हैं। बिल्कुल। अभी दत्तात्रेय होसवाले सरकार्यवाह हैं, उनका चुनाव होता है और वो ही केंद्रीय कार्यकारी मंडल के प्रमुख होते हैं। और इनकी नीचे की संरचना कैसी है? सरकार्यवाह के नीचे कई सह सरकार्यवाह होते हैं और इन सबके नीचे संगठन का असली काम 6 मुख्य विभागों के जरिए होता है। शारीरिक, बौद्धिक, व्यवस्था, सेवा, संपर्क और प्रचार। हाँ, ये विभाग करते क्या हैं? इसका कोई उदाहरण? जरूर। जैसे शारीरिक विभाग शाखाओं में होने वाली फिजिकल ट्रेनिंग, खेलकूद ये सब देखता है। वहीं बौद्धिक विभाग शायद सबसे अहम है। अच्छा। हाँ, ये रोज होने वाली चर्चाओं, गीतों और वैचारिक ट्रेनिंग का कंटेंट तय करता है। सेवा विभाग सामाजिक कार्यों को देखता है, जैसे आपदा के समय मदद करना या सेवा बस्तियों में काम करना। बिल्कुल। और प्रचार विभाग, जैसा कि नाम से जाहिर है, संघ की विचारधारा को फैलाने और नए लोगों को जोड़ने का काम करता है। प्रचारकों की बात आई तो हमारे स्रोतों में एक खास बात बताई गई है। ये फुल टाइम कार्यकर्ता होते हैं जिन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती। सही है। और एक अघोषित नियम है कि प्रचारक शादी नहीं करेगा ताकि वो अपना पूरा जीवन संगठन को दे सके। हाँ, ये एक परंपरा बन गई है। विचार ये है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के बिना प्रचारक अपना पूरा समय और ऊर्जा संगठन के काम में लगा सकता है। इतना बड़ा संगठन, इतने सारे फुल टाइम प्रचारक, जाहिर है पैसा तो लगता होगा। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इनका कोई आधिकारिक बैंक अकाउंट ही नहीं है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। तो फिर ये सब मैनेज कैसे होता है? यहीं पर इनका सबसे अनोखा और शायद सबसे मजबूत सिस्टम काम आता है। गुरु दक्षिणा। हाँ, गुरु दक्षिणा। और ये कोई आम चंदा नहीं है। इसकी शुरुआत 1928 में हुई थी और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहली बार में सिर्फ 84 रुपीज इकट्ठा हुए थे। सोचिए, 84 रुपए से आज हजारों करोड़ के प्रभाव वाले संगठन तक। कमाल का सफर है ना? पर ये प्रक्रिया आज कैसे काम करती है? इसका एक तय तरीका है जिसमें एक वैचारिक और भावनात्मक पहलू भी है। हर साल व्यास पूर्णिमा के दिन, जिसे संघ दक्षिणा दिवस कहता है, स्वयं सेवक किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि भगवा ध्वज को अपना गुरु मानकर दान देते हैं। बिल्कुल। वो अपनी श्रद्धानुसार रकम एक बंद लिफाफे में ध्वज के सामने अर्पित करते हैं। यानी पैसे के लेन देन को भी एक रस्म का रूप दे दिया गया है। इससे एक जुड़ाव भी बना रहता है और फंडिंग भी हो जाती है। सही कहा। लेकिन इसमें पारदर्शिता का सवाल भी तो उठता होगा। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि ये प्रक्रिया काफी गोपनीय होती है। किस साल कितनी रकम इकट्ठा हुई, इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता। और अगर रकम बड़ी हो, जैसे 20,000 से ज्यादा, तो चेक से ली जाती है, लेकिन वो चेक किसके नाम पर होता है, ये जानकारी भी गुप्त रखी जाती है। तो फिर सामाजिक कार्यों के लिए पैसा कहाँ से आता है, जैसे स्कूल या अस्पताल चलाना? उसके लिए तरीका अलग है। वो पैसा गुरु दक्षिणा से नहीं आता। उसके लिए स्वयं सेवकों द्वारा बनाए गए अलग अलग ट्रस्ट हैं। अच्छा। हाँ, वो कानून के दायरे में काम करते हैं, लोगों से दान इकट्ठा करते हैं और अपने बैंक खाते भी चलाते हैं। तो हमने संगठन का ढांचा और फंडिंग मॉडल समझ लिया, लेकिन 100 साल एक लंबा वक्त होता है। बहुत लंबा। क्या संघ आज भी वैसा ही है जैसा 1925 में था? जाहिर है नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि समय के साथ इसमें कई बड़े बदलाव आए हैं। हाँ, और ये बदलाव सिर्फ सतही नहीं है। जैसे यूनिफॉर्म को ही लीजिए, खाकी निकर वाली तस्वीरें। हाँ, हम सब ने देखी है, लेकिन अब वो बदलकर ब्राउन फुल पैंट हो गई है। ये सिर्फ कपड़े का बदलाव नहीं, बल्कि अपनी छवि को आधुनिक बनाने की कोशिश है। इसी तरह 1939 में संघ की प्रार्थना, जो पहले मराठी और हिंदी में थी, उसे पूरी तरह संस्कृत में कर दिया गया। ये अपनी जड़ों की ओर लौटने का प्रतीक था। लेकिन कपड़ों और प्रार्थना से ज्यादा बड़े बदलाव तो वैचारिक स्तर पर दिखते हैं, खासकर कुछ संवेदनशील मुद्दों पर, जैसे आरक्षण का मुद्दा। हाँ, इस पर संघ के नजरिए में एक बड़ा यू टर्न दिखता है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सितंबर 2015 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी, जिस पर बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था। बहुत ज्यादा। लेकिन 2024 आते आते उन्होंने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव है, आरक्षण जारी रहना चाहिए। संघ अब जातिगत जनगणना का भी समर्थन करता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। बहुत बड़ा। और ऐसा ही एक और बड़ा बदलाव अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को लेकर नजरिए में दिखता है। गोलवोल्कर की किताब बंच ऑफ थॉट्स का जिक्र आता है। बिल्कुल। उस किताब में मुसलमानों को देश के लिए एक आंतरिक संकट के तौर पर दिखाया गया है।
ये संघ की एक स्थापित विचारधारा मानी जाती थी लेकिन वहीं सितंबर 2023 में मोहन भागवत का बयान आता है कि मुसलमान भी हमारे हैं, वो हमसे अलग नहीं हैं। ये गोलवलकर के नजरिए से तो 180 डिग्रीज का यू टर्न है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव क्यों आ रहा है? क्या ये 21वीं सदी के भारत की सच्चाइयों को स्वीकार करना है, या फिर एक वैश्विक मंच पर अपनी छवि बदलने की एक सोची समझी कोशिश? स्रोत इस पर कोई सीधा जवाब नहीं देते, लेकिन ये संकेत जरूर देते हैं कि संघ समय के साथ खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक मुद्दा है जिस पर वो अब भी अपनी पुरानी स्थिति पर कायम है। महिलाओं की सदस्यता। हाँ, ये सवाल हमेशा उठता है, महिलाएं सीधे तौर पर आरएसएस की सदस्य क्यों नहीं बन सकती? संघ का तर्क है कि जब संगठन बना था तो वो पुरुषों के लिए बना था। ये उस समय की सामाजिक व्यावहारिकता थी। और उनका कहना है कि बाद में जब महिलाओं के लिए एक संगठन की जरूरत महसूस हुई तो 1936 में लक्ष्मीबाई केलकर ने संघ के संस्थापकों से विमर्श के बाद राष्ट्र सेविका समिति की शुरुआत की, जो एक समानांतर और स्वायत्त संगठन है। हाँ, संघ का कहना है कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, इसलिए महिलाएं राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ सकती हैं। तो आज अपने 100वें साल के करीब ये संगठन कहाँ खड़ा है? नागपुर के उस 5 लोगों की बैठक से शुरू हुआ सफर कहाँ तक पहुंचा है? आज ये संगठन 40 से ज्यादा देशों में फैला है और करीब 1 करोड़ प्रशिक्षित स्वयंसेवक होने का दावा करता है। 1 करोड़? भारत में ही हर रोज 83,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं और इसके बढ़ते प्रभाव का एक भौतिक प्रतीक दिल्ली के झंडेवालान में बना इसका नया विशाल मुख्यालय केशव कुंज भी है, जिसमें 13 टावर और सैकड़ों कमरे हैं। हाँ, ये इसके बढ़ते संसाधनों और महत्वाकांक्षा को दिखाता है। तो ये थी आरएसएस के 100 साल के सफर की कहानी। एक छोटे से समूह से शुरू होकर एक विनाशकारी प्रतिबंध का सामना कर और फिर सहयोगी संगठनों के एक विशाल नेटवर्क के जरिए फैलकर एक वैश्विक संगठन बनने तक का सफर। हमने देखा कि कैसे वक्त के साथ इसकी यूनिफॉर्म बदली, प्रार्थना बदली और आरक्षण और अल्पसंख्यकों जैसे मुद्दों पर इसकी सार्वजनिक राय में भी जमीन आसमान का फर्क आया। इन स्रोतों से एक बात साफ है कि संघ एक स्थिर पत्थर की लकीर वाला संगठन नहीं है। इसने अपने 100 साल के इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और खुद को जिंदा रखने और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए समय के हिसाब से ढाला भी है। और यहीं से हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक दिलचस्प सवाल निकलता है। जिस तरह संगठन ने पिछले 100 सालों में बाहरी दबावों और आंतरिक जरूरतों के हिसाब से अपनी रणनीति और संदेश को बदला है, भविष्य में कौन से आंतरिक और बाहरी दबाव इसके अगले 100 सालों के विकास को आकार दे सकते हैं?